देयर आर 4 टाइप्स 5 टाइप्स: इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, सोल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। ये 5 कैटेगरीज हैं सेबी की। ओके, नाउ विद इन इक्विटी वी हैव लॉट ऑफ फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इसके बाद में जाएंगे। हम कहते हैं लार्ज कैप। निपॉन इज अ लार्ज कैप फंड। ओके, तो मैं लार्ज कैप में चला गया, और लार्ज कैप में ये नीचे आ गया आपको पूरा। हाँ, आई एम जस्ट शोइंग अगेन। यहां पर थे आप, यहां पर थे आप, ठीक है। जस्ट टू गिव एन आइडिया, देर इज लार्ज कैप विच मीन्स ऑल टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। फिर है लार्ज एंड मिड कैप, टॉप 250 कंपनीज ऑफ इंडिया in terms of market cap. Then, the mid cap only from 101st to 250th company in India. ये बताया आपको, मैंने आपसे शेयर करा था एक एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन हर 6 महीने में। हाँ, पहले बताया था मैंने, हर 6 महीने में ये कंपनी कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, बट विल कम टू दैट लेटर। अभी मैंने उसमें जा ही नहीं रहा था, मैं सोचा था आपको सिर्फ लार्ज कैप, तो मैं अभी लार्ज कैप में जाता हूँ। लार्ज कैप कर दिया। ओके, देन आई शेयर दैट अगेन। ओके, हीरा कोई पैसे वैसे लेने हैं इससे? तो कह रहा है इतने दे दे मुझे, देखा। ओके, लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत करना, वो पैसे वैसे बाद में ले लेना उससे। तो ये जो है लार्ज कैप है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्लान पे टिक करना है, डायरेक्ट प्लान। ओके, और हम सिर्फ ग्रोथ प्लान ले रहे हैं। ओके, और इसको डाउनलोड कर देते हैं। डायरेक्ट लिया, देखो डायरेक्ट खरीदा तो आपको कमीशन नहीं लगेगी ना। आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा तो आपको थोड़ी कमीशन देनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं, डायरेक्ट प्लान देख लेते हैं, इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। ओके, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। हाँ, आप जो डाउनलोड कर लो, आपको ये आप डाउनलोड करो पहले, देखो क्या आता है। डाउनलोड करके आपके पास ऐसा एक फाइल आ जाएगी, वो देखो वहां सही आएगी। और आप ये देखो कि इसके अंदर देखो, पहले तो कॉलम खाली हैं, तो 3 से शुरू होती हैं स्कीम्स एंड इट गोज अप टू 35। तो ये मैच करता है, 35 तक जाती हैं करीब। दे आर 33 स्कीम्स अंडर लार्ज कैप। ये मिल रहा है? ओके, 33, इजंट इट? अब आपने क्या करना है, टॉप लाइन को, हाँ, ये लार्ज कैप की 33 स्कीमें इंडिया में। देयर आर 33 स्कीम्स इन इंडिया विच आर कॉल्ड लार्ज कैप। ये तो जितनी आप आपने कोई शुरू कर दी, आपने कंपनी बना ली एक, आप प्रमोटर हो, आपने कंपनी बनाई, आपने भी कहा मैं भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा, आपने बनाई, सो एनी पीपल कैन कम, और हम देखेंगे तो पहले कम थी, आज से 5 साल पहले 20 थी, अब बढ़ती जा रही है। अब मैंने इसकी टॉप लाइन हटा दी, क्योंकि मैं कुछ एनालाइज करना चाहता हूं, मुझे टॉप लाइन नहीं चाहिए, कुछ था ही नहीं, सिर्फ तो हेडिंग थी, वो हटा दी। ओके, अच्छा, अब ये सारे के सारे डायरेक्ट प्लान है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता डायरेक्ट ही है, ये भी मैंने हटा दी, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और कैटेगरी सब लार्ज कैप है, ये भी तो हमें चाहिए नहीं, हम खामा खामा पर डेटा एडिशनल पड़ा हुआ है, मैंने ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा आ गया वो रह गया जो मेरे काम का डाटा। इज दैट ओके? फाइन। अब मैंने यहां से लेके और 10 साल तक रिटर्न दे रहा है, यहां को मैंने इसको वो कर लिया, शेड कर लिया, और कंट्रोल और टी दबाया। ओके, या तो टेबल में चाहिए तो भी हो सकता है, ऐसा मैंने एक टेबल बना दिया, कंट्रोल टी, उसको आप ट्रेस कीजिए और कंट्रोल टी कर दीजिए, ये आ गया आपके पास। फाइन, अब आपके हाथ में सारी गेम है। आप चाहो, जैसे स्कीम नेम है, तो आपने कहा मुझे इसको अल्फाबेट करना है सॉर्ट, तो अल्फाबेटिकली आ जाएंगी सारी सारी, है ना? आप इसको प्ले कर सकते हो। अब नहीं नहीं, ये जो आपके कलरफुल के चक्कर में नहीं है, आपको टैब मिल जाएंगे। ओके, ये जो ऊपर टैब आ रहे हैं, ये टैब बन रहे हैं, आप टैब लगा दो, टेबल बना दो, खुद ही बना दो, ये शॉर्टकट तरीका है। ओके, और तरीका भी, आप टेबल में जाके भी जा सकते हो और उससे भी टेबल बना सकते हो। हाँ, ये फिल्टर जो है आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट एनीवे एक ही क्लिक में आपके सारे फिल्टर लगाने पड़ेंगे, आप कर सकते हो। इज इट ओके? इज दिस ओके? अब आपने क्या करना है, अब आप अब आपने सपोज, इसमें क्या है कि क्राइसिल की रैंकिंग भी है ना, और एयूएम है। एयूएम मींस सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एयूएम का है, सी कॉलम, विच मींस टोटल मनी इन्वेस्टेड इन दी स्कीम्स। ओके, तो आपने क्राइसिल रैंक के हिसाब से आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया, तो ऐसे आ गया। तो मैं क्या करता हूं, इसको जीरो जीरो करके इसको हटा देता हूं, तो जो जो रैंक नहीं थी वो भी सबसे टॉप पहुंच गई।
मुझे तो रैंक देखना है सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा है। तो फिर मैंने इसको यहां पर फिर दोबारा रन करा, तो अब ये 543 के हिसाब से आ गया। वो जो डैश डैश थी वो गायब हो नीचे चली गई। हाँ जी, जीरो करना है और कॉपी कर दो 00 हर जगह जहां पर था। अब आप कहते हो कि भैया मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 5 स्टार फंड में लगाऊंगा पैसा, तो ये आपको क्राइटेरिया आ गया, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया। समटाइम द 5 स्टार फंड कैन ऑल्सो अंडर परफॉर्म। अब मैंने कहा कि मैं सबसे देखता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये सारे ग्रोथ प्लान है, आपके ग्रोथ प्लान ही है ना सारे सारे। सो डिविडेंड वाला प्लान हमने नहीं लिया, हमने ग्रोथ प्लान ले लिए। इसमें डिविडेंड प्लान भी होता है, ग्रोथ प्लान भी होता है, तो मैंने ग्रोथ वाले ले लिए। तो 41,000 करोड़ का आपका लगा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको रैंक करा 10 ईयर के हिसाब से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहां पर भी कुछ डैश डैश आ जाएंगे, तो उनको भी मैंने कॉपी पेस्ट करके 00 यहां लगाया और फिर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। ओके, अब मेरा देखो इक्विटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म गेम है। आप चाहते हो कि मेरा पैसा 10 साल तक लगा रहेगा, तो कौन सा टॉप परफॉर्मर है, आप कहोगे 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, हु इज द टॉप परफॉर्मर। तो आपने पहले 10 साल को सॉर्ट आउट करा, तो सबसे अच्छा फंड कौन सा है, निपॉन। और उसने एडवाइस क्या करा, निपॉन कितनी रिटर्न दे रहा है, 18। 5 साल में भी इट इज ऑल्सो गिविंग 18, 3 इयर्स में 26, 2 इयर्स में 19, 1 ईयर में 25, लाइक दिस। ओके फाइन, इज दैट ओके। सो दिस फंड इज द टॉप परफॉर्मर। अच्छा, अब आप कहते हो कि मैं 5 साल के अंदर सॉर्ट करता हूं, तो 5 साल में सॉर्ट कर दिया। तो इसमें भी जो कुछ फंड आ रहे थे उसको मैंने गायब कर दिया 00 करके। और फिर मैंने 5 साल के कैटेगरी में देखा। अब 5 साल में हु इज द टॉप परफॉर्मर, कैनरा रेबेको। ओके, तो 5 साल में ये भी 18 दे रहा है और निपॉन भी 18 दे रहा है। अगर हम डेसिमल प्लेस देखेंगे तो आप देखो कैनरा का थोड़ा ज्यादा है। ये हम इसको यूं देखें और इसको हम, तो ये ऐसे दे रहा है 79.5 निपॉन दे रहा है और 82.24 कैनरा रेबेको दे रहा है। हाँ, इसे हाँ क्राइसिल रैंक 3 है। किस किस ईयर में, हाँ 10 ईयर में 16 दे रहा है। तो आपने देखा कि भाई, अच्छा अब आपने एक लास्ट और कर सकते हो, अब चाहो तो आप करते जाओ। आपने 5 ईयर के में भी देख लिया एक बार, सॉरी 3 इयर्स का देख लिया, 3 इयर्स का भी देखा। भाई जो फॉर्म कंसिस्टेंट है, जो हमेशा मजबूत पे चल रहा है, वो देख रहे हैं हम। तो वापस गए 3 इयर्स में, तो 26% निपॉन है जो चल रहा है। लेकिन देखो वो जो आपका पहले आया था कैनरा रेबेको, वो तो कहीं पीछे चला गया। ओके, 15 नंबर पे चला गया। तो 3 साल में ये 26% दे रहा है। ओके फाइन, इज दैट ओके। तो ऐसे यू कैन कीप गोइंग अप टू 1 ईयर एंड जस्ट सी, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया। ये भी तरीका सही नहीं है। अब तरीका क्या सही है, लेट्स गो टू द साइट अगेन। और यहां मैं देखता हूं रिस्क रेशियोज। ये रिस्क रेशियो को मैंने दबा दिया और हाँ मैंने क्या करा था यहां पर, सॉरी मैं लार्ज कैप पे गया और मैंने रिस्क रेशियो में, यहां सेकंड रिटर्न्स और एसआईपी रिटर्न्स और रिस्क रेशियो, इसको करा मैंने। तो मेरे पास ये रिस्क आ गया और मैंने ये भी डाउनलोड कर दिया और इसको भी सेव कर दिया और इसको ओपन कर दिया। कल जो थी ना क्लास, 50 लोगों की क्लास थी जब मैं दे रहा था, 60 या 65 लोग थे, सॉरी IAFT। तो वहां सारे के सारे लोग कर रहे थे ना, तो वो ये सिस्टम ही ठीक तरह से चल नहीं रहा था। यहां तो हम कम लोग हैं ना, तो यहां मैंने टॉप लाइन हटा दी इसकी। ओके, और ये डायरेक्ट प्लान और कैटेगरी भी हटा दी। हाँ करो करो, बस मैं ये कर दो ना, वही चीज मैंने क्योंकि रिपीट करी है। तो आपने वो वाली निकाल दी, टॉप लाइन निकाल दी, टॉप रो निकाल दी, और वो जो आपकी कैटेगरी है वो भी हटा दिया मैंने। कैटेगरी दोबारा भी आ रहा है लास्ट रन, वो भी मैंने हटा दी। बस ये करना है मुझे, ठीक है।
हो गया? यहां तक पहुंच गया? अच्छा, अब आपने वही इसको हाईलाइट करना है, टेबल बना दो, कंट्रोल टी, मतलब ऊपर हेडर होना चाहिए, तब अच्छा रहता है, तब सही बनता है। तो ये हेडर थे तो इसलिए वो हेडर ऊपर ले लिया उसने। ओके, हेडर रुक जाए आपके पास, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका सबका। अब इसमें सबसे पहले दिया है क्राइसिल रैंक, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर बीटा, शार्प रेशियो, जेंसन अल्फा एंड ट्रेनर रेशियो। ओके, आर यू अवेयर ऑफ दिस रेशियोज? सब रेशियो पता है आपको? हाँ हाँ, तो जस्ट टू रिपीट अगेन तो सो दैट यू अंडरस्टैंड। देखो, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है बीटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा, रामवीर? स्टैंडर्ड डेविएशन सर इसमें मार्केट का भी एनीबडी रिमेंबर्स? द कॉम्बिनेशन मुझे बता दे, ये तो बता देगा। ओके, आप ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे कहीं ना कहीं गलती पे आप कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, तो लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन, इट रिक्वायर्स। ओके, सम पीपल आर नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, थोड़ा भूल गए हैं क्योंकि टाइम आई मीन टेक्स अप एंड योर पीपल आर वर्किंग। नाउ व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी in stock market or maybe mutual fund which are reflecting stocks only, you're taking risk, isn't it? आप रिस्क लेते हो, और रिस्क को हमें पता नहीं होता कि क्या रिस्क है, मतलब कैन वी मेजर द रिस्क? ऑफ कोर्स there are certain ways through which we can measure risk statistically, okay, which may not be 100% accurate. Okay, there are a lot of flaws in that calculations also, but forget those, but this is the only way we were doing. So there is a standard deviation and there is a beta which measures the risk. Okay, there are two statistical measures which measures the risk. One is the standard deviation. Okay, standard deviation captures the total risk, all kind of risk you are taking by investing your money in stock market, and beta captures only the market risk. Now I'll explain. So that means the standard deviation is both micro and macro risk, whereas the beta captures only the macro risk. Let me just explain that in more layman's language. Now, just to give an example which I might have given to you in your earlier lectures also, in a long back, about I think 15 years back, when I started, of course I started investing long, even before that, exactly 15 है या 18 है या 10 है, मुझे याद नहीं रहा, तो 15 साल पहले, let's say I invested some money, 1 lakh rupees. I had no other investment, assuming I had put 1 lakh rupees in Maruti stock. It was trading at 1000 rupees that time. So people, I mean, I heard on a TV channel the share is going to do very well. So I bought Maruti at 1000 rupees. 1 lakh shares, 1 lakh रुपए के shares खरीद लिए. So what happened after a week? It crashed to 50%. 500 रुपए का हो गया, 1 लाख से 50,000 का हो गया. There is a strike in Manesar. There is a labor dispute. Somebody died also, labor, and the factory was closed. And nobody knew what will happen. The market doesn't like uncertainty. So share price came tumbling down. So what was that risk? Out of the total risk, that was company specific risk or asset specific risk. एक रिस्क होता है जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है. ओके, फाइन, जिसको मतलब कई लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क द मार्केट रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. So let's talk about more in a layman language. It's a company specific or an asset specific risk. Sometime because of something happened to that asset of the company, that company itself, and the share price crashed. So there was lockdown, uncertainty, and share price came down. Okay, so that money which I lost was because of the company specific. I was not knowing that will happen. I couldn't foresee that. I lost money. Okay, but I remained in the market, and now the Maruti is close to about 10,000 rupees. So 1 lakh has become 10 lakh. It has given me a phenomenal return. But anyway, but that week I suffered and then it took almost a year before it bounced back to the price of 1,000.
Now, the second risk, which is called the market risk. So this is a micro risk, okay? Had I invested all my money, not in one stock, but say 20 stocks by 5,000 rupees each, by diversifying, I would have diversified my risk. I would have, taken out the risk which is called company specific risk. Because some company may go up because of its own reason, some company may go down because of their own reason. So it's an upside risk as well as downside risk. So if I invested in 20 shares, then I would have not lost that money. I would have remained at a lakh rupees because of the, suppose it was only the company specific risk की वजह से वो cancel out हो जाता है. Some companies go up, some companies go down because of their own reasons. Like Reliance, suppose I was holding and they suppose announced that they have, discovered another gas pipeline or say oil well. So their share price has gone up, Maruti price has gone down. So they'll be up and down in those 20 this thing, and all the gain and losses will get equalized. So I will not going to make any money because of the company specific risk. And I wanted to diversify away that risk. I don't want that risk to take because I have no control on that. It will depend on the company only. कल को क्या हो जाए मैं चाहता हूँ वो ना लूँ. So I am left with only the market risk, isn't it? Macro risk, whether the economy will go up or down, how the interest rates will play out, how will be the monsoon, how will be how India is going to grow, what are the macro, indicators telling what is going to happen to India. If suppose they're saying that India is going to grow, so my shares will also grow. And all companies will differ. And for some reasons, some companies may go up double, some company may go 1.5 times, some may even appreciate by 10%. It will all depend how they are sensitive to the economy, isn't it? Now, Sir, the market is depend upon the content of the economy of the country. yeah, how the economy is, and we are going to next chapter is we are going to discuss about the macros. Okay, we are going to focus on that. What are the various indicators which tells you about the future of a particular economy? Now, suppose we may try to invest in America or India or any other country like Indonesia or Vietnam. So we should know before investing what is the outlook of that economy. Okay, so that is the market risk. Now, the market risk is captured by a statistical measure called beta. Okay, like if I say that like suppose the interest rates come down, for example, it's a macro factor. Interest rate come down. What happened? Most of the companies do well. Either they have taken loans, so their interest outgo is going to be less. The company which have taken more loans, they will have increase in more bottom line compared to the companies which have not taken any loans. Okay, fine. And then interest rate come down. Then companies whose products are interest rate sensitive, they are going to perform better. Like, a car company or a automobile company or a motorcycle company or a TV manufacturing company or a washing machine, white goods. So their demand will go up because people are going to borrow money. Their EMIs are going to become less. So their demands may go up and their profitability will go up. So there are, two kinds of, broadly considering there are two category of products or services in the world. One is called discretionary and another is called consumer staple. So either a company manufactures a discretionary product where we use our discretion, whether we should buy or not. Like car, we can always say next year खरीद लेते हैं यार, अभी नहीं खरीदते, अभी पैसा नहीं है. Suppose I have to buy a house, so I'll buy a house whenever I have money. If the economy is not doing well, I'll postpone my decision. Interest rates are going up, so I'll say कि pretty costly है, my interest rates are very high. They're touching 9%, 10%, 11%. So let me wait for the time when the interest rate cool down. I'm going to buy. So they're discretionary products. You use your own discretion. And the second companies are called the FMCG companies or companies where we don't use discretion. Product like FMCG or many other industries also. They are consumer staples, where the state of economy doesn't dictate my consumption of those products. Like Hindustan Lever products. Okay. So those products sell at the time. Patanjali, Hindustan Lever, Colgate, Dabur, all those companies or even pharma companies. So, medicine I'm going to take. I can't defer the decision of not taking a medicine because of the state of economy or state of my income. So those companies which are discretionary in nature, they will always have higher beta. Okay. And the companies which are consumer staples, they will always have lower beta. Now, what is beta? For example, I say, if suppose the Sensex goes up by 10% and a particular stock goes up by 15% at the same time, Sensex to 10% बढ़ा,
लेकिन स्टॉक आपका 15% बढ़ गया. Similarly, Sensex down by 10%, your stock has gone down by 15%. The beta is 1.5. We take the return of the company divide by the Sensex return. So it is more volatile compared to the baseline, which is the Sensex. Sensex becomes the benchmark. Nifty we can take Nifty also. We can take BSE 500 index and compare the stock with that. So the stock which is more volatile compared to the baseline, the average baseline comprising of 50, 30 or 100 stocks. So either the beta will be greater than 1 or less than 1 and market has a beta 1. Market is a baseline. तो कुछ लोग मार्केट से ज्यादा वोलाटाइल होंगे, कुछ मार्केट से लेस वोलाटाइल. So Hindustan Lever, if you check the beta, it is point something 3. So I'll just take you to this thing. So let's say let's say beta for example. अभी आप सब देख लो, अगर साइट पे जाते हो अच्छी बात है, बाद में देख लेंगे. So Hindustan Lever beta. So if you look at beta, it is given 1 year, 2 year and 3 year. I think I have covered beta in much detail in my earlier classes. Okay. So there is a levered beta and there is an unlevered beta. I'll explain again. So the beta is, you can see the 3-year beta is 0.7. 2-year beta is 0.68, 0.29 and unlevered beta is also the same because the company hasn't taken any loan. So unlevered beta is the company's beta, the business beta, the business in which the company is. Since the company's business is basically FMCG, consumer this thing, so it is less volatile compared to the Sensex or Nifty or any index. So it's below 1. Okay. And beta can change from year to year basis also. Okay. And levered beta is 0.29. So last 1 year, it is less volatile compared to the index. But in 3 years time, it was 0.7. So it's always below 1. Okay, fine. And beta, as already told you, is not a very reliable number because it can change. Because your assumptions can also change. You can take a weekly return or a monthly return. You can take Sensex to compare with for calculating beta. You can take Nifty. So whatever base you're taking, so you will have a different number. So he has calculated beta, you have calculated. For same company, the beta might differ also a little bit. Okay. So beta is something which is not very, very 100% reliable, but it tells you the story that this stock is less volatile compared to the market. Is that okay? Okay. Now, the unlevered beta is the company beta, business beta. उसका business क्या है, उससे जो beta बना है. और levered beta जो है, that is the business plus the loan which the company has taken. If the company has taken loan, the beta will go up because the company becomes riskier. Company has to service the debt. In bad times, company may not be able to service the debt. If the company is highly in debt, so it is adding risk to the business. आप जितना जितना उधार लेते जाओगे, business risky बनता चला जाएगा. Now, fortunately, Hindustan Lever is a zero debt company. It has not taken any debt. So that's why its unlevered beta and levered beta is same. Okay, fine. Is that okay? Now, let's say, for example, Reliance. Reliance Industries है, दिख रहा है आपको? Reliance, RELIANCE, Reliance Industries. Okay. So Reliance Industries. So Reliance has a lot of money they have taken on loans, isn't it? So levered beta, unlevered beta. So levered beta is 1.17 and unlevered beta is 1. So it is riskier than the market, isn't it? Okay, always, and just taking 3-year beta, see what happens is that the company's characteristics may also change over the time. Company was in some business, it has changed some part of his business. Okay, so company beta can undergo a change because the two factors, if the company's business changes. For example, Maruti 10 years back was making only 800 sort of small cars. Now it is making luxury cars also. So beta is coming higher because there you use your discretion. For 800 type car, discretion is very less, people buy it. Okay, so बढ़ता जा रहा है जैसे ही वो मार्केट को बंद कर दिया. क्या किस वजह से रिस्क बढ़ रहा है? बट आई थिंक सर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है,
सेगमेंट में जा रहे हैं कि वो क्लब्स करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आप लग्जरी और जैसे जैसे हाई एंड में चला, कंपनी लाइक मर्सिडीज में हैव वेरी हाई बीटा, but Maruti may have a high beta, but their beta has changed over the time. Okay, like Reliance, if you look at, for example, Reliance beta is 1.7 levered and unlevered 1.0. So this we can, हाँ अभी हम देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, स्क्रीन में जाइए आप। लेट्स सी द लोन्स ऑफ रिलायंस। So this is Reliance. Okay, now let's go to the balance sheet of Reliance. Let's look at the balance sheet. Look at the borrowings. How much loans they have taken? 3 crore 16 lakhs. Okay. Last year 4 lakh 51,000. So they have hefty amount of loan, but the equity capital is very high. Okay. Look at their debt equity ratio, which is 0.42, which is very good. 0.42 debt per 1 rupee of equity. So company is in debt, but not heavily relying on debt, and the debt to equity ratio is changing for good. So let's go to this balance sheet again. So what they have done in the last year, this year to this year, they have actually repaid about more than 1 lakh crores of loan. Earlier also, they were doing the same. This year the company has come with a rights issue. Whatever money they got from the shareholders, they paid the loan. In this year, maybe they have actually given some stake to Aramco. There's another company which is in Dubai, Emirates. So they have sold some of the stake. They have made them the shareholders. Whatever money they got, they paid the loan. So what the company is doing actually over the time, they are expanding their businesses. They're starting their businesses with the loan capital. Already a big company, they borrow the money, then they increase the valuation of the company and sell their stake to other people and bring down their debt. This is how their company has been doing it. At times, because they require a lot of money to grow, all that money cannot be given by the shareholders unless the shareholder convince them, they first borrow and then put the money into business, and then when the business starts doing well, they will actually sell some stake to other players, okay, who will bring in equity, and they will pay that money which they have received as an equity to pay off their debts. Is that okay? Now, if you look at Reliance, look at their profit loss account. I've been always talking about Reliance. I'm a fan of Reliance, you all know. So अभी बताओ, देखो अभी क्या है, इसका स्टडी करने में बड़ा मजा आता है। रिलायंस क्या है, their turnover has been growing. Okay, it's now close to about 8,70,000 crore. They are actually close to about 10 crores lakh of business. This is net after the GST, which is not their income, which they have to pay to the government. 8,70,000 crore rupees, biggest company in India in terms of turnover. Okay, now the turnover has been growing, from 4 lakhs in 2013 to 8,69,000. अब मुझे बताओ कि उनका बिजनेस क्या है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ रिलायंस, एनी आइडिया? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी दूसरे अंबानी की है, दैट इज रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप, अनिल भाई की है। हाँ, टेलीकम्युनिकेशन, जियो, या हाँ। So actually, you're all right. They are into 6 kinds of businesses. They are into 6 kinds of verticals. Okay, just to show you. नहीं, ये दिखा रहा हूँ, ये चला गया आपका। कोई लीगल एस्पेक्ट दिख रहा है आपको कहीं? फिर एल दबाऊं? हाँ, आगे ये फाइनल देखते हैं हम। इसमें कोई आपको रिलायंस की कोई पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ, ये so they are into 6 businesses. Oil and gas exploration business, oil to chemicals, oil to petrochemicals, retail, क्योंकि आप रिटेल में भी जा रहे हैं, digital services, Reliance Jio, media and entertainment, they own CNBC TV, some other TV channels also, and the new business they have just started is new energy. Okay,
या हाँ वो अलग कंपनी हो, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, अलग हो गया, दे हैव कार्व्ड आउट द सेपरेट। हाँ, सो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कृष्णा गोदावरी बेसिन जो उनका है वहां पर, they have an oil well, they put the rigs and drill the oil from the seabed, they convert the crude oil into oil. Okay, so that's the business of oil and gas exploration, right? Once they have taken out the oil, they convert the oil into petrochemicals, they convert into petrol, diesel, I mean, some other product, plastic products which are used in other, I mean, activities. So they are about 10 to 15 kinds of products which they are manufacturing from oil to chemicals. Okay. Then the retail business. Okay. Let's look by one. So this is their retail business. Fine. So they are market leader in value fashion retail, multi-brand. So now what they're doing is they are diversifying. They are earlier into oil to chemicals and oil exploration. Now their business is becoming more and more towards the retail segment of the business. Okay. So if you look at the retail performance of the company, their revenue from operation out of 8,70,000 business, their revenue is coming 2,30,000 crores from retail business, which is a big pie. Okay, which was 1,39,000, they've grown to 2,30,000. The EBITDA is 7.8%, 7 point. This is the margin. So from 9,000, they have made 70,000 profit in retail. So they are adding 3,300 new stores, almost 10 stores every day. Okay. So they are going into business and this thing FMCG. Now this is what? Digital services. So this is Reliance Jio. Okay. For example, and many other businesses. So their performance is revenue from operations is coming 1,01,000 crores. So it's become a biggest telecom company in India. Their EBITDA margin is 49%. Okay. From 44, their margins are going down, up. Okay. Their profit has gone up from 34 to 50,000. Then we come to, G Industry, leading net subscriber addition. So they are adding the most number of subscribers every month as compared to the telecom. Their ARPU, which is the money per subscriber, has also seen an increase for the first time ever. The ARPUs have been falling. When I was in, telecom company, we were earning 1,200 rupees per customer. Earning means the average bill, average revenue per user, which is the number of minutes of usage multiplied by the rate. The combination is called ARPU. How much money we get? Typically, that time 90% was postpaid, 10% was prepaid. Now it is the reverse. 99% prepaid and 1% postpaid. So we were getting 1,200 rupees ARPU. So when I was making a budget, we used to assume कि 1,200 मिलेगा. अब वो कितना आ गया? सिर्फ 150 रुपए. Okay. So लेकिन इसमें इन्होंने अभी इसका 180 के करीब पहुंच गया ARPU. So they have shown a 2% increase for the first time. Earlier, the ARPUs are falling. The rate was 16 rupees per minute. Now that there is no rate, it's a plan fee and you are unlimited this thing. रेट पर मिनट आ गया था, रेट पर सेकंड हो गया, फिर अभी तो वो प्लान हो गया, आपने 500 का प्लान लिया तो इतना मिल जाएगा, इतना डेटा मिल जाएगा, इतना वो मिल जाएगा. ठीक है. सेकंड इज नाउ ऑयल exploration business, oil and gas exploration, which is basically digging oil from the seabed. Okay. So they are, their capacity is close to about, कहीं लिखी है capacity मैंने कहीं? हाँ. So domestic production, which is 10-year high, and they have a KG basin, which is which accounts for 30% of India's domestic production, gas production. 30% of India की gas जो है Reliance बनाती है. Or their revenue has gone up from 2,000 to 16,000. Now here the oil prices, oil prices keep changing. कभी नीचे आया था, कभी अभी नीचे गिर रहे हैं. $70 a barrel आ गए वर्ल्ड मार्केट में, अभी 95 को पहुंच गया था. तो क्या होता है कि रिलायंस gets affected because of these prices. Now, if the price of the gas comes down, this is the final product of this unit. तो अगर कम आ जाएगा, इसकी कॉस्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर $100 से $80 आ गया, $80 से $70 आ गया, so this company will turn into losses or small profits. But oil to chemicals, उसके लिए तो रॉ मटेरियल ऑयल है, तो अगर वो 70 आ गया तो उसके लिए अगले बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है. So it is actually having two impacts. This business, which is not a very big business in terms of turnover, this gets adversely impacted if the crude oil price falls. But this business, which is a crude oil, where the raw material is crude oil itself, crude oil की price
70 आ गई, so their feed, their raw material become cheaper, so the company is able to drive more revenue from the business. So इसमें कितना है? The maximum revenue 5,94,000. So that's why, you know, हाँ 57 अभी आए, 57% of their money is coming from this business. Okay, fine. But this business is subject to lots of ups and down. Okay, that's why, you know, they are diversifying, they are going into other businesses. So यहाँ पर भी देखो आप 3 लाख से कितना, और margins have actually coming down. Fine, because depending on the crude oil prices going up and down over the years, sometime going up, sometime affecting adversely, sometime affecting, you know, for favor. अगर ये बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहेंगे तो ये कंपनी ज्यादा कमाएगी पैसा. So, you know, net, if the crude oil price go up, Reliance is going to make profit. But we don't want crude price to go up. Not good for India, not good for us also. The petrol will become very costly. Okay. So this business, they are more reliant upon, but this business is having ups and downs of its own. Then we come to media business. A media business तो बंद हो गया था बिल्कुल, like, you know, COVID time, the advertisement revenue dropped. So their, you know, business have grown from 4,000 to 6,000, and EBITDA margin came to only 3.8%. The advertisement revenue dropped. So people were not giving much advertisement what they were giving earlier. Okay. So media business. And then we have, you know, ये तो आ गया है. So this is, you know, this is a kind of this thing which has all kinds of businesses. You name any company, anything, even money control. This has been owned by Reliance. Okay. It hits our daily life. हम पता नहीं, हम सुबह उठते हैं, हमारे घर में सामान आता है, वो सब रिलायंस से आ रहा है. वी हैव गॉट मिल्क बास्केट विच इज ओन्ड बाय रिलायंस. रात को ऑर्डर प्लेस करते हैं, सुबह सुबह वो 6 बजे हमारे घर में डिलीवर. आई डोंट नो वेदर इट्स हैपनिंग इफ यू आर स्टेइंग इन गुड़गांव या रिलायंस जियो वो है मार्ट से, तो आप ऑर्डर करते हो तो आपको 1-2 दिन में आया था. अब तो आजकल तो ब्लिंकिट्स हैं, कई चीजें आ गई हैं. ओके. So let's go back to, you know, this. हाँ, अब आते हैं हम रिस्क रेशियो में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको कंप्लीट कर लें, है ना. So the standard deviation is basically captures the total risk, the market risk and the company specific risk, and the beta captures the market risk. तो हम क्या करते हैं, there is a formula which says the total return of the, you know, for example, if I put it here, ज़्यादा बैठे बैठे बताता हूँ. Okay, suppose let me just go to a sheet here. Suppose they are, let's take their stock X and stock Y, right? Okay. Now this is called the mean return. What is the average return this stock is given over, say, last 10 or 5 years? Fine. So this stock is given 25% and this stock is given 18%. Fine. Average. अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम? यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं. ये हम X ले लेते हैं, ये Y ले लेते हैं. ओके. और इसके 5 साल की रिटर्न देख लेते हैं. ओके. इस पहले साल में इसने दी 2% रिटर्न, फिर यहां दी 25% रिटर्न, बिकॉज इट कैन गिव एनी रिटर्न. नेक्स्ट ईयर में -12%. ओके. फिर 35% रिटर्न, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग सम नंबर्स लाइक दैट, एंड देन 16% रिटर्न. सो इफ आई, you know, calculate the average, so it is giving 13%. okay, fine. तो इसको थोड़ा सा हम और यहाँ कर देते हैं 15%, 16%. so I just copy this. फाइन. अब इसकी देखते हैं, इसने दी 14%, सपोज 22%, फिर दी 8%, फिर दी -10%, फिर दी 7%, फिर दी 15%. ओके. और इसको यहां कॉपी कर देता हूं. तो इसकी कितनी आ गई? 8%. ठीक है, थोड़ी बढ़ा देते हैं. %10 कर दी. ठीक है, चलो अब मैं इसको यहां कॉपी कर देता हूं.
दिख रही है आपको? थोड़ा बोल्ड कर दूं? हाँ जी सर। और यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब हमने क्या करा कि 5 साल की रिटर्न देख ली इसकी और माना कि ये मीन रिटर्न है, कि ऑन एन एवरेज हम मानते हैं ये स्टॉक इतनी रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है, या आप 10 साल की रिटर्न ले लें, जितना लंबा समय ले लें अच्छा है, बट कंपनी शुड हैव रिमेन इन द सेम बिजनेस। कि रिटर्न अगर पहले बहुत ज्यादा आ रही थी या अब कम आ रही थी और बिजनेस बढ़ गया, काफी बड़ी हो गई, जैसे रिलायंस हैज बीन एक्सपेंडिंग, सो रिलायंस का बिजनेस करेक्टर चेंज होता जा रहा है, इट इज evolving into a new company now with new businesses. Okay. So even if you take this, I mean, take the 5 year or 10 year, whatever, and calculate the average return. This is one way. सेकंड तरीका होता है, कई लोग कहते हैं ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है? एज्यूम देयर आर 3 states of economy: बूमिंग, रिसेशन, नॉर्मल। ओके, तो आपने देखा बूम टाइम में कितना रिटर्न देता है, रिसेशन में कितना रिटर्न देता है, और नॉर्मल में कितना दे रहा है, और फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटीज ले लीजिए और आप मीन रिटर्न निकाल लीजिए, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये सिंपल रखा मैंने आपको कि एवरेज है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई अब आपके पास ये 16 दे रहा है, ये 10 दे रहा है। अब आप कहते हैं कि भाई कौन से, कहां में पैसा लगाना चाहिए आपको, कहां लगाओगे पैसा रामवीर? कौन से स्टॉक में? अगर आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कहां पैसा लगाओगे? फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपके पास ये भी आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कितनी वोलाटाइल है, कितना वोलाटाइल है। अब हम चाहें तो यहां पर वोलाटिलिटी निकाल सकते हैं, यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन। एसटीडी, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल है एस से ले, सॉरी वो मैंने जो था गलत कर दिया था। अब मैंने लिया एस टी, टी कह रहे हो ना, एस ए, ए, और इसको टैप कर दिया और मैंने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन यहां निकाल दी। ठीक है, एंटर कर दूं? एवरेज कर दिया था मैंने। नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन तो हो रहा। अच्छा अच्छा, एवरेज भी कर दिया मैंने। ओके, तो 21 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका 21 में हटा देता हूं, इसको 20 कर देता हूं। ठीक है, और इसको भी परसेंटेज में कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसको 2 पे तक ले जाते हैं। ओके, और इसको भी हम यहां कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो अब बताओ कि कौन सा स्टॉक ज्यादा वोलाटाइल है, एक्स या वाई? एक्स है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर ये डाल देता हूं, और इसको यहां ले लेता हूं। ठीक हो? अब मैं क्या करता हूं, ये लेता हूं यहां पर, और मीन रिटर्न को डिवाइड करता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन से, सॉरी, यहां करता हूं, और इसको मैं परसेंटेज ले लेता हूं। ओके, परसेंटेज लेने की जरूरत है नहीं, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, फाइन, और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूं, फाइन। तो ये है क्या आएगा, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो मुझे रिटर्न मिल रहा है 0.9 और वाई में मिल रहा है कितना, 0.81। तो कौन सा बेटर है? सेकंड वाला। नहीं, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, तो जहां मुझे एक्स में ज्यादा मिल रहा है ना। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, लेकिन मेरी रिटर्न जो है वो आ रही है 0.9। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा 25% कर दूं, ओके, या मैं इसको यहां पर 20% कर देता हूं, तो 1 से ऊपर आ जाए, थोड़ा फिगर अच्छी दिखे। हाँ, अब देखो यहां पर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 18 है, ओके, लेकिन रिटर्न जो आ रही है
एक यूनिट रिस्क लेने में मुझे 1% रिटर्न मिलती है, एक यूनिट रिस्क लेने में। एक यूनिट रिस्क लेता हूं और मेरी रिटर्न आ रही है 1%, और दूसरे में आ रही है कितनी, 0.8 पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो मेरी रिटर्न पर जितना मैं रिस्क लेता हूं उससे मेरी रिटर्न चेंज होती है। तो किस में बेटर आ रही है, फर्स्ट में। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है यहां पर हम यहां देखते हैं, ये शार्प रेशियो जो है, दिस इज टेलिंग यू द सेम थिंग, दिस इज रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। बट यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिस्क फ्री रेट। अब यहां पे चलते हैं, सपोज रिस्क फ्री रेट जो है हमारा 7%, यानी कि मैं गवर्नमेंट में पैसा लगाता हूं या फिक्स डिपॉजिट में लगाता हूं या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाता हूं, तो मुझे 7% रिटर्न मिलती है। ओके फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं शार्प रेशो, विच विल बी द मीन रिटर्न माइनस दिस। ओके, और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं और इसको डिवाइड कर देता हूं उसी से ही जो मैंने, हाँ +12 आना चाहिए। ओके, और डिवाइड कर देता हूं मैं इसके से स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये से, तो ये आ गया। और अब मैं इसको, मुझे यहां पर जो है ये जो एन आ रहा था, इसको मुझे डॉलर में करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। सॉरी, डॉलर डालना था मैं, परसेंटेज। F4 करने से दोनों में आ जाता है। अच्छा, वो मैं वही देख रहा था। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, है ना। अच्छा, बस ऐसे कर दो, F4, विंडो F4, विंडो F4। फंक्शन F4 अब आ गया। ठीक है, ये मैं भूल गया था, मैंने एक बार यूज करा, मैंने कहा यूज नहीं करा मैं, अब तो लॉन्ग कर लेता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, वो देशराज जो है इस काफी इंटेलिजेंट मामलों में। तो एफ विंडो विंडो F4 से आपके दोनों जगह में लग जाएगा, आपको दोबारा फंक्शन F4, फंक्शन F4, फंक्शन। ओके, तो अब मैंने इसको यूं करा, तो अब देखो अभी भी वही कहानी वही है, ये 0.64 है, वो 0.4। अब इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैंने पैसा लगाया होता फिक्स डिपॉजिट में तो मुझे 7% रिटर्न मिलता है, तो मुझे उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, 18, एक्स में कितना रिटर्न है, 19, 19 माइनस 7, है ना, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आई एम सेइंग कि मुझे, अगर मैं पैसा मार्केट में लगा रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क। अगर मैं रिस्क ना लेता तो मैं तो पैसा 7% हुआ तो 0 रिस्क था मेरा। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क विच इज एडजस्टेड बिकॉज ऑफ द फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, तो अब मुझे ये मेरा अल्टीमेटली बनेगा रीजन फॉर इन्वेस्टिंग। सो दैट मीन्स आई शुड पुट माई मनी इन एक्स। अब 6% प्लस 6% का रिटर्न है या सिर्फ 60% यहाँ पे दिखा रहे हैं शार्प रेशियो? एक सेकंड, क्या बोला आपने, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलता है शार्प रेशियो ऊपर? हाँ, मैं दोबारा देख लीजिए एक बार। आपका दो स्टॉक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो स्टॉक है, एक में 19 मिल रहा है, एक में 10 मिल रहा है। ओके, अगर इसमें पैसा ना लगाते, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते तो आपको 7% मिलता। ठीक है, 7% मिलता है फिक्स डिपॉजिट में या गवर्नमेंट बॉन्ड में, मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट होता है। ओके, अब आपका इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 18% है, इसका 12%। सो नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए। तो हमने बिफोर अप्लाइंग द शार्प रेशो हमने ये भी करा, तो हमें पता चला कि एक्स बेटर है, यानी रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क जो है कहां बेटर आ रहा है, एक्स में। ये समझ आ गए थे यहां तक। देखो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला अब देखो, नहीं अभी हमने क्या करा, मीन रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क कहां आ रहा है। ओके फाइन, तो मुझे पता चल गया कि एक्स में ज्यादा आ रहा है तो मैं एक्स में लगाऊंगा। लेकिन शार्प रेशो जो है वो जो बंदा था वो, उसको मिला, क्या कहते हैं, सॉरी, कहां गए, हाँ, जो शार्प रेशो था, ही वाज अ विलियम शार्प एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज डूइंग। सो ही सेड कि भाई इसको ऐसे नहीं निकालते, मिलेगा तो सब सही, लेकिन आपको, आप
अगर आपके पास चॉइस थी कि आप 7% लगा सकते थे फिक्स डिपॉजिट में, जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं था। गवर्नमेंट बॉन्ड में तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा बहुत फिर रिस्क होता है, बैंक फेल हो गया तो, लेकिन गवर्नमेंट तो आपको पैसा देगी। तो गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है 10 साल का बॉन्ड या 3 साल का बॉन्ड 7% रिटर्न दे रहा है। तो अब आपको रिटर्न कितनी ज्यादा मिल रही है? 19 - 7। ओके, अब डिवाइड करो। अब आप रिस्क जो ले रहे हो वो सिर्फ डिफरेंस का ले रहे हो ना, जो अर्न कर रहे हो उसका रिस्क कितना है? 12% का रिस्क ले रहे हो, तो 12 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन करो, तो वो आ गई 0.64 और ये आ गई 0.24। ओके, हैव यू गॉट? सो हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वापस। तो हमने देखा शार्प रेशियो सबसे ज्यादा किसकी है, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। शार्प रेशियो सबसे ज्यादा किसकी है? निपॉन की। निपॉन इंडिया आ गया, यहां पर सामने आ गया कि निपॉन ही बेस्ट है। अब आता है हम बीटा, अब आता है ट्रेनर रेशियो। तो ट्रेनर रेशियो जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिवीजन वी डिवाइड बाय बीटा। ये जो यहां हमने क्वेश्चन लिया था यहां हमने बीटा लिख दिया। ओके, इसका बीटा जो है 1.5 है और इसका बीटा 1.0 है सपोज, ठीक है। तो हम अगर इसको यूं करके नीचे ले आए तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर हमने ये फिगर ली 19 - 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.5। यही आएगा, इसको ब्रैकेट में करना होता है। तो ये 0.07 आ गया। इसी तरह हम इसको जो है, अब यहां पर हमें फंक्शन F4, ओके, ठीक है, आगे। अब मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो ये आ गया। तो यहां पर मुझे कितना मिल रहा है? 0.07, यहां मिल रहा है 0.03। बेटर कौन सा है फिर? एक्स ही है ना। तो यहां पर मैंने यहां पर यहां पहुंचे, तो अब ट्रेनर रेशियो में भी सबसे ज्यादा कितनी है? निपॉन की है 0.18। सो शार्प रेशियो सेट बीटा स्टैंडर्ड डिवीजन, वेयर एज ट्रेनर गाइस को बीटा से डिवाइड कर लो, बिकॉज इट्स अ पोर्टफोलियो। ओके, वेयर यू हैव एलिमिनेटेड द कंपनी स्पेसिफिक, यू आर ओनली विद द मार्केट रिस्क, सो लेट डिवाइड बाय द मार्केट रिस्क बीटा। तो आपका ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो जिसका मैक्सिमम है दैट इज द बेस्ट। इज दैट ओके? अच्छा, अब जेनसन अल्फा। जेनसन अल्फा क्या होता है? इट्स अल्फा। अल्फा मींस कितना ज्यादा। आपने अपना पैसा किसको दिया हुआ? फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर जो है ये पैसा कहां लगा रहा है? लार्ज कैप, टॉप 100 कंपनीज मेनली, थोड़ा पैसा मिड कैप में भी लग सकता है आपका। तो टॉप 100 कंपनी जो है वो निफ्टी 50 को कह सकते हो, है ना, या BSE 100 का इंडेक्स जो है। अगर सपोज निफ्टी ने 10% रिटर्न दी और इस फंड ने 18% दी है, तो इट इज गिवन 8% अल्फा, better than the benchmark. It has beaten Nifty, it has beaten Sensex, it has beaten the BSE 100 index. So that is the alpha. तो अभी हम देखते हैं अल्फा जाके, और इसको हम दोबारा से इसको करते हैं लार्ज टू स्मॉल। तो ये निपॉन ने 6.6, यानी 3 साल में जो रिटर्न दिया BSE 100 के इंडेक्स ने, उससे 6.6% ज्यादा दी। It has beaten, it has deployed your money the best 100 stocks of the India and beaten everyone. This is combined for 3 years. This is the average of 3 years. It's not कि 3 साल किया तो 2 होगा। ओके, अब हम इसको देख सकते हैं यहां पर। एक सेकेंड, अभी बता, पहले हम ना यहां जाते हैं निपॉन में। एक सेकेंड, हम निपॉन क्या था? स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा, शार्प रेशियो, जेनसन अल्फा। हाँ, निपॉन। तो निपॉन में जाके देखते हैं। अभी आपका क्वेश्चन किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ, अभी आपका क्वेश्चन था। अब ये पहले मैं दिखाना चाहता आपको, देखो अब ये जेनसन अल्फा क्या है, ये हम 1 साल में खड़े हुए। दिस स्कीम इज गिवन 24, whereas BSE 100 is given 15. So Jensen alpha is how much? Close to about 9. Okay. If I take 2 years, then what is the alpha? 8%, which is coming close to about 7% there. तो 3 year की फिगर दी नहीं है, तो मेरे ख्याल अब जितने आप साल बढ़ते चले जाओगे, तो द गैप बिटवीन द इंडेक्स एंड दिस थिंग, सो धीरे 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 आप जितने लंबे समय में, आपका पूरा इंडेक्स के साथ ही मिल जाएगी आपकी ज्यादातर। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू
आउट परफॉर्म द इंडेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल में देखें तो ऑल में भी वो अच्छा है, देखो ऐसा नहीं है। क्या हो गया, कहां से आ रही, क्लास खत्म हुई क्या? अच्छा, तो इवन इवन देखो इसमें क्या है, ये 16 है, ये 12 है और ये 14 है। एवरेज इज 14। दिस फंड हैज एक्चुअली ऑन एन एवरेज से भी ज्यादा दे रहा है और इंडेक्स से भी ज्यादा दे रहा है। और यहां पर हमारे पास ये आ गया, ये जो है आपका निपॉन है और ये ऑरेंज लाइन जो है दैट इज द बेंचमार्क। इज दैट ओके? ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो मैंने कभी आज तक मैं घुस के देखा नहीं है, देख सकते हैं हम। एक बार गूगल पे रिसर्च करो, अब मुझे बताओ, व्हाट्सएप में डाल देना कि आपके हिसाब से वो क्या बोलता है, गूगल क्या बोलता है, ये फंड हाउस क्या करते हैं, मतलब जो ये मनी कंट्रोल जो है 3 साल का लेता है, मुझे हिसाब से वो 3 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ उसने। ओके, इसी में दिया हुआ है। हाँ देखो दिया हुआ है उसमें तीन, हाँ मैंने कहीं पढ़ा था 3 साल का है, डेली रिटर्न बेसिस पे है, डेली। आप डेली रिटर्न भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, वीकली भी निकाल सकते हैं, बीटा निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो इसने डेली रिटर्न दिया है और ये कहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड मैं भी देख लूं जरा एक बार। अच्छा, ऊपर ही दिया, यहाँ आ जाए ना। हाँ, डेटा गेट वैल्यूज ऑफ रिस्क रेशियो कैलकुलेटेड ऑन डेली रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स। हाँ बिकॉज सम स्टूडेंट मैं तो पढ़ा रहा था, किसी ने नोट करा हुआ था, उसने बताया कि 3 साल के ऊपर होता है। सो आई डिडंट बॉदर टू चेक, बट इट इज देयर। क्या होता है अभी उनको दिक्कत